Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we study chapter number 6 World after 1945 of class 9 SS GSEB NCERT syllabus. We will be doing second part out of the 5. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे वर्ल्ड आफ्टर 1945 का। ये एसएस टेक्स्ट बुक में से है, 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी जीएसबी सिलेबस में से। इस वीडियो को हमने 5 भाग में विभाजित किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। उसमें से हम सेकेंड पार्ट यहाँ करेंगे। Friends, in the first part of this chapter, we saw how the United Nations was formed with the intention of world peace post the 2 world wars that had already happened. This also, was not the end of it, because we know that there was a follow-up of a Cold War that started between America and Russia. Again, there was groupism that was started for the creation of CENTO, CETO and NATO. And, again, there were countries that were having their own dominance over the others. America and Russia wanted this happening all over the world to prove their supremacy. Post that, there was the Cuban crisis. कोल्ड वॉर हैपेंड एंड देन देयर वाज द क्यूबन क्राइसिस विच एक्चुअली स्टॉप दी कोल्ड वॉर। दोस्तों पहले हिस्से में इस पार्ट के पहले हिस्से में हमने देखा कि कैसे यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था 2 विश्व युद्ध के बाद, लेकिन ये अंत नहीं था। उसके बाद ये दोनों देशों ने, अमेरिका और रशिया ने चाह के अपना दबदबा पूरे विश्व पर रहे, तो उनमें भी कोल्ड वॉर इनमें शुरू हो चुकी थी। अमेरिका ने बहुत सारे देश अपने अंडर ले लिए थे, ग्रुप्स बनने लगे थे, और रशिया ने भी वही किया। तो सेंटो, सीटो, नाटो, ये सब चीज़, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनते रहे। कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वॉर को एंड करने के लिए फिर क्यूबन क्राइसिस का हमने कैसे इंपॉर्टेंट रोल था वो भी देखा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों, इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी। चलो, 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। America and Soviet Union and the Britain agreed on maintaining control over nuclear production, experiment and proliferation. अमेरिका, सोवियत यूनियन यानी रशिया और ब्रिटेन ने एग्री किया कि वो अपना कंट्रोल रखेंगे न्यूक्लियर प्रोडक्शन पे, उसका एक्सपेरिमेंट पे और पॉलिफरेशन के पे। दिस एग्रीमेंट इज़ नोन एज द पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये इसको इम्पोर्टेंट करके अब सुनिएगा। इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। फ्रांस ऑफ कोर्स रिफ्यूज टू साइन दिस ट्रीटी। स्वाभाविक सी बात है, फ्रांस ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना किया। China also conducted a nuclear test in 1964 and refused to sign this treaty. 1964 में चाइना ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया और इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। दिस ट्रीटी imposed a ban on conducting a nuclear test in open atmosphere. इस ट्रीटी के हिसाब से कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कम्युनिस्ट चाइना, the other 4 were already permanent members of the United Nations Security Council, possessing veto powers. स्वाभाविक सी बात है कि चाइना के अलावा ये जो 4 परमानेंट मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशंस के, तो उनके पास ऑलरेडी वीटो पावर्स थे और वो लोग सुपर पावर्स थे। ऐसे सुपर पावर्स तो 2 मेन थे, लेकिन these 4 countries they already were permanent members. Apart from nuclear weapons and missiles, the superpowers have also developed chemical and biological weapons. न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स के अलावा इन सुपर पावर्स ने न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वेपन्स भी डेवलप किए हैं। दीज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कैन किल मिलियंस ऑफ पीपल विदाउट डैमेजिंग एनी मटेरियलिस्टिक वेल्थ। ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों को मार सकते हैं, कोई भी एसेट्स को, कोई भी फिजिकल मटेरियलिस्टिक वेल्थ को नुकसान पहुंचाए बगैर। People would die miserably while suffering from various diseases because of these lethal weapons. लोग बहुत बुरी तरह से इन डिजीज़ की वजह से मर सकते हैं। ये इन lethal weapons की वजह से, डिजीज़ होने से वजह से मर सकते हैं। So friends, just to give you an idea what exactly a biological weapon or chemical weapon can be, these are weapons or bombs that can be created by chemicals. Let's say it's a disease. Let's say for example
Corona is a biological weapon that was created by X person or X country to destroy millions of people for the for whatever reasons, for their own reasons they might be knowing, and it is just with the intention of killing people, and lakhs and crores of people have been infected. So you can get an idea what exactly a chemical weapon can be. दोस्तों केमिकल वेपन्स इसलिए बनाते हैं ताकि लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने या देश ने कोरोना नाम की एक केमिकल को बनाया है और वो बीमारी बनाई है और वो डिजीज़ बनाया है, वायरस बनाया है जो लाखों करोड़ों लोगों की जान ले रहा है, तो उसका कारण क्या है वो जानते हैं, लेकिन उसका असर क्या है वो आज के डेट पे हम जान सकते हैं. तो इतना हानिकारक हो सकता है केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन. During these decades, many important and far-fetching changes took place in international politics. International politics में इन दशकों के दरमियान बहुत ही दूर तक changes होते रहे. Owing to many reasons, the Cold War among superpowers also ended, and so the nuclear ban treaty helped in this concern. इसी के कारणवश कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया और न्यूक्लियर बैन ट्रीटी में भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा उसका. India has always welcomed this treaty, but it is always a supporter of disarmament. इस ट्रीटी को इंडिया ने हमेशा वेलकम किया है, लेकिन इंडिया ने हमेशा ये भी चाहा है कि डिसआर्मामेंट भी होना चाहिए. द वर्ल्ड विल ऑलवेज बी इन डेंजर अंटिल द डिसआर्मामेंट ऑफ लीथल वेपन्स इज नॉट डन. पूरा विश्व हमेशा खतरे में रहेगा जब तक ये जान लेने वाले लीथल वेपन्स का नाश ना कर दिया जाए. राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन एशिया. India achieved independence in 1947 after long freedom struggle. बड़े आज़ादी की लड़ाई के बाद, लंबी आज़ादी की लड़ाई के बाद 1947 में से भारत को आज़ादी मिली. Owing to Britishers' policy of divide and rule and certain other reasons, the country was divided into two nations, namely India and Pakistan. ब्रिटेन की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल और की वजह से और बाकी कारणवश ये भारत को दो हिस्सों में विभाजित हो गए थे, इंडिया और पाकिस्तान, ये हम जानते हैं. In the same way, with continuous struggle against Britishers, countries like Sri Lanka and Myanmar got independence in 1948. उसी तरह दूसरे कंट्रीज जैसे श्रीलंका और म्यांमार ने भी ब्रिटिशर्स के साथ स्ट्रगल चालू कर दिया और उनको 1948 में उनको भी फ्रीडम मिल गई. In the case of Indonesia, the United Nations played an important role in 1949. 1949 में इंडोनेशिया की भी आज़ादी के लिए यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. एशियन कंट्रीज लाइक लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम टू गॉट इंडिपेंडेंस. एशियन कंट्रीज जैसे कि लाओस है, कंबोडिया और वियतनाम है, इनको भी आज़ादी मिली. राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन अफ्रीका. The Second World War proved to be good omen for the enslaved nations of Africa. अफ्रीका के गुलाम देशों को सेकेंड विश्व युद्ध एक आशीर्वाद के रूप मिला. कैसे? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कंट्रीज लाइक अबेसिनिया, इथियोपिया जिसको कहते हैं, साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट वर इंडिपेंडेंट. तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद इथियोपिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट तीनों भी उनको आज़ादी मिल गई. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द फ्रीडम स्ट्रगल इन एशिया, एशियन कंट्रीज इंस्पायर्ड द अफ्रीकन कंट्रीज. तो दूसरा विश्व युद्ध और एशिया में जिस कंट्रीज़ को आज़ादी मिली, इससे अफ्रीकन कंट्रीज़ को प्रेरणा मिली. इट रिजल्टेड इन दैट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 16 years फ्रॉम 1951 to 1966, 40 स्मॉल एंड लार्ज कंट्रीज बिकेम फ्री. इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 16 सालों के दरमियान 1951 से लेकर 1986 तक 40 छोटे मोटे देशों को आज़ादी मिली. Imperialistic countries tried to have supremacy over these countries, but these countries either joined the superpowers or the military resources and got their freedom. इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज़ ने क्या कहा, उनको इन देशों पर अपना प्रभुत्व चाहिए था, लेकिन ये जो आज़ाद हुए देशों ने क्या किया, या तो उन्होंने सुपर पावर्स को ज्वाइन किया या अपने मिलिट्री रिसोर्सेज बना के उनको अपनी फ्रीडम मिल गया. नॉन अलाइन मूवमेंट. Some new nations adopted the policy of not to align with any of the two power blocks and military blocks. कुछ नेशंस ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की कि हम दोनों में से किसी भी सुपर पावर को या मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे. दे डिसाइडेड दे वुड मेंटेन इक्वल डिस्टेंस विद बोथ द ब्लॉक्स. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये दोनों ब्लॉक्स जो है या सुपर पावर्स हैं, इनसे हम अपना अपना डिस्टेंस बना के रखेंगे.
These nations were identified as non-allied nations and their foreign policies was called as non-allied policies. इन देशों का नाम दिया था नॉन अलाइड नेशंस और इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ का नाम था नॉन अलाइड पॉलिसीज़. Those neutral nations that did not want to adopt these ideologies of either of the two superpowers of the world wished to have an all-round development maintain its unique existence. ये नेशंस जो थे जिनको ये दो सुपर पावर्स की आइडियोलॉजी स्वीकार नहीं थी, वो चाहते थे कि हम उनका खुद का एक अस्तित्व हो, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और उनका एक यूनिक एग्जिस्टेंस भी हो. Under the leadership of India's Prime Minister Jawaharlal Nehru, Indonesia's first President Sukarno, Egypt's second President Gamal Abdel Nasser, Ghana's first President Kwame Nkrumah, and Yugoslavia's President Joseph Broz Tito got a thumping support for the movement. तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इजिप्ट के दूसरे राष्ट्रपति, गाना के प्रेसिडेंट थे और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे, इन सब लोगों को बहुत ही सपोर्ट मिला बहुत सारे देशों से. तो ये समझने वाली बात है दोस्तों कि दो नेशन सुपर पावर्स को ज्वाइन करने के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी, उसके बावजूद NAM या तो नॉन अलाइड मूवमेंट से चालू हो गया, ये सोच के कि हम इन दोनों देशों से अलग रहे. शायद उनको पता था कि उनकी आइडियोलॉजी विचार विमर्श कैसे थे, क्योंकि एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रशिया था, वहाँ एक तरफ ब्रिटिशर्स भी यहाँ ज्वाइन हो रहे थे, यहाँ फ्रांस था, तो इनकी आइडियोलॉजी शायद इनको स्वीकार नहीं थी. तो दे हैड देयर ओन रीजन. उसके रीज़न क्या थे हमको नहीं पता है, लेकिन उनको इनके नीचे जाना नहीं था. तो वहाँ एक नॉन अलाइड नेशंस का ब्लॉक खड़ा होना बहुत ही अचंभे वाली बात थी, लेकिन उनको सपोर्ट बहुत अच्छा मिला. इन दिस नॉन अलाइनमेंट Council, 23 countries of Asia and 6 countries of Africa were present. इस नॉन अलाइनमेंट काउंसिल में 23 कंट्रीज एशिया की थी और 6 कंट्रीज अफ्रीका की थी, वो वहाँ हाजिर थी. द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन बेलग्रेड इन 1961 एंड वॉज नोन एज नॉन अलाइड मूवमेंट NAM. इस ऑर्गेनाइजेशन को 1961 में बेलग्रेड में उसका स्थापना हुई और इसको NAM का नाम दिया, जिसको कहते हैं नॉन अलाइड मूवमेंट. Under the leadership of Prime Minister Jawaharlal Nehru, the policies of non-aligned movements were framed. जवाहरलाल नेहरू की प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के अंदर नॉन अलाइन मूवमेंट्स की पॉलिसीज़ को बनाया गया. NAM कंप्लीटेड वैल्यूबल लीडरशिप कंप्लीट हो गई थी NAM की. नेहरू बिलीव दैट मूवमेंट कंटिन्यूज टू सी अ रोल फॉर इटसेल्फ एज इन इट्स व्यू द वर्ल्ड्स पूरेस्ट नेशंस रिमेन एक्सप्लॉइटेड एंड मार्जिनलाइज्ड no longer by opposing superpowers but rather in a unipolar world and in the western hegemony and neocolonialism that the movement has really realigned itself again. नेहरू ने देखा कि ये जो छोटे छोटे देश थे, इनको एक्सप्लॉइट होने के चांसेस ज़्यादा थे सुपर पावर के दरमियान, तो ये ना हो, इसीलिए ये पॉलिसीज़, इसीलिए ये NAM बना था, ताकि ये ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन पे दबदबा ना रहे, इसलिए इन सबको एक होना ज़रूरी था. It opposes foreign occupation, interference in internal affairs and aggressive unilateral measures. ये NAM फॉरेन ऑक्यूपेशंस में के अपोज थे. उसके अंदरूनी मामले में किसी का इंटरफेरेंस उनको पसंद नहीं था और एग्रेसिव यूनिलैटरल मेजर्स थे उनके, बहुत एग्रेसिव थे यूनिलैटरल मेजर्स कि हम हमारा चीज़ खुद से सॉल्व करेंगे. But it also shifted to focus on the socio-economic challenges facing member states, especially the inequalities manifested by globalization and implementation of neoliberal policies. लेकिन उसका फोकस वहाँ से सोशो-इकोनॉमिक चैलेंजेस पे भी आ गया उनके मेंबर स्टेट्स पे, खास करके इनइक्वालिटीज़ मैनिफेस्टेड थे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो उसके वजह से लिबरल क्राइसिस भी वहाँ हो सकती थी, तो उस चीज़ पे भी उनका फोकस था. The non-aligned movements had identified economic development, poverty and social injustice as growing threats to peace and security. Non-aligned movements ने सोशल आइडेंटिफाई किया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, गरीबी को और सोशल इंजस्टिस को. ये 3 मेन कारण थे शांति के लिए, और शांति पर एक थ्रेट थे और इनसिक्योरिटी थी लोगों में. तो बाकी सुपर पावर से अलग होकर अगर ये सारी चीज़ ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट्स के नेता उनके लिए सोच रहे थे, तो ये बहुत ही सराहनीय बात थी.
Today, more and more countries have joined non-aligned movement. आज बहुत सारे देशों ने नॉन अलाइन मूवमेंट्स को ज्वाइन किया है. यूनियन समिट वॉज हेल्ड एट कुआलालंपुर इन 13 मई 2003. 13 मई 2003 को कुआलालंपुर में यूनियन समिट हुआ था. फॉर द लास्ट 4 decades मेनी इंसिडेंट्स हैव हैपेंड. पिछले 4 दशकों में बहुत सारे छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहे हैं. With the disintegration of Soviet Union, Russia's power decreased. सोवियत यूनियन के विभाजन की वजह से रशिया की ताकत कम होती गई. अमेरिका इमर्ज एज अ सुपर पावर और इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका एक सुपर पावर बनकर उभर के आगे आया है. इंपीरियल पॉलिसीज डिक्रीज टू मिनिमम इन अदर कंट्रीज. दूसरे देशों में इंपीरियल पॉलिसी एकदम न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई. इन दिस सिचुएशन नॉन अलाइंड मूवमेंट्स प्लेड एन डोमिनेंट रोल. इसी सिचुएशन में नॉन अलाइंड मूवमेंट ने एक डोमिनेंट रोल प्ले किया. The non-aligned nations, with their non-aligned policies, were successful in contributing towards world politics. non-aligned nations ने अपने non-aligned policies के दर पर स्तर अपने हिम्मत पर सक्सेसफुल कंट्रीब्यूशन किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. The non-aligned movement was successful in showing off its moral impacts for maintaining world peace, stopping wars, maintaining human society and nationalism, as well as superpowers adopting attitude of disarmament. तो नॉन अलाइंड मूवमेंट सक्सेसफुल थे अपने मॉरल इम्पैक्ट्स बताने के लिए, ये बताने के लिए कि वर्ल्ड पीस मेंटेन किया जा सकता है, वॉर्स को स्टॉप किया जा सकता है और ह्यूमन सोसाइटी को आगे मेंटेन किया जा सकता है, उसको डेवलप हो सकते हैं. नेशनलिज्म एज वेल एज सुपर पावर अडॉप्टिंग एटीट्यूड ऑफ डिसआर्मामेंट. तो नेशनलिज्म भी प्रेड कर सकते हैं और सुपर पावर्स की जो पॉलिसीज़ है डिसआर्मामेंट की उसको भी और प्रेरणा मिलनी चाहिए. तो सुपर पावर्स को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि भाई डिसआर्मामेंट होना चाहिए. दोस्तों, हमारे 6 चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा. फ्रेंड्स, दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस 6th चैप्टर फिनिशेस ओवर हियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. जय स्वामीनारायण.